हेलो एवरीवन। आज हम शुरुआत करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो लिमिटेशंस था उसको ओवरकम करने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग देखे थे कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी में। उसका लिमिटेशंस क्या था? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को नहीं बताता, उसका डायरेक्शन निश्चित नहीं है। जैसे कि वो कभी उसमें ये फिक्स नहीं होता, ये नहीं कह सकता कि ठंडे वस्तु से उष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु में हो सकता है या नहीं, इस टाइप की चीजें वो नहीं कह सकता। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने से फ्रिक्शन से उसमें हीट जनरेट होता है, तो आपका जो कार्य होता है वो उष्मा में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्या उस उष्मा को फिर से हम लोग वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इस तरह का चीजें वो नहीं बताता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उसको ओवरकम करने के लिए फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को शुरुआत करने से पहले कुछ हम उपकरण के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। इन तीनों के बारे में बेसिक चीज जानते हैं एक एक करके। आइए देखते हैं सबसे पहले हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है? तो हीट इंजन को सिंपली इस तरह से दिखाया जाएगा। ये जो तीनों होता है वो साइक्लिक प्रक्रम पे ऑपरेट होता है, साइक्लिक प्रोसेस पे ऑपरेट होता है। ठीक है, तो वो हम लोग देख चुके थे कि पहले स्टेट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर बहुत एक से अधिक प्रोसेस से मिलकर एक साइक्लिक प्रोसेस बनता है। तो ये जो उपकरण होती है, चाहे हीट इंजन हो, हीट पंप हो या रेफ्रिजरेटर हो, इन तीनों में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि ये ऑपरेट होगा एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो हम लोग अभी शुरुआत करने जा रहे हैं हीट इंजन के बारे में डिटेल में जानेंगे, फिर हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बारे में भी हम लोग जानेंगे आगे। तो हीट इंजन क्या है? तो हीट इंजन का इसका अगर परिभाषा लिखे तो इसे लिखेंगे कि ये एक चक्रीय प्रक्रम पे ऑपरेट होने वाला उपकरण है जो दी गई ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है, जो दी गई ऊष्मा को उपयोगी कार्य में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आइए देखते हैं ये कैसे करता है। तो ये जो होता है, जो हीट इंजन जो होता है वो दो हीट रिजर्वायर्स के बीच में ऑपरेट होता है। मान के चलो ये दो हीट रिजर्वायर्स है, एक का तापमान T1 है, दूसरे का तापमान T2 है, और ये इस प्रकार है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब ये हायर टेम्परेचर पे है और ये लोअर टेम्परेचर पे है। इन दोनों के बीच में एक हीट इंजन लगाया जाता है। तो ये हीट इंजन क्या करेगा, इससे हीट लेगा और कुछ कार्य करके देगा और बचे हुए हीट को ये दूसरा जो रिजर्वायर है उसमें डंप कर देता है, सिंक कर देता है। तो जहां से ये हीट लेता है उसको बोलते हैं सोर्स, और जिसको हीट सप्लाई करेगा मतलब आफ्टर वर्क उसको बोलते हैं सिंक। रिजर्वायर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये दोनों रिजर्वायर है। रिजर्वायर का मतलब क्या होता है कि वेरी ह्यूज बॉडी, बहुत ही विशाल चीज होता है, जिसमें जैसे यहाँ पे हीट रिजर्वायर का मतलब बहुत जगह रिजर्वायर शब्द का उपयोग किया जाता है। तो जनरली ये सोर्स और सिंक के रूप में किया जाता है। सोर्स मतलब जहां से कोई चीज को लेना है या जहां से किसी चीज को सप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग इसको हीट रिजर्वायर बोल रहे हैं, हीट रिजर्वायर। तो हीट रिजर्वायर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा विशालकाय बॉडी जिसमें कितनों भी मात्रा में आप उष्मा दो या उष्मा लो, ठीक है, कितनों भी अमाउंट में इसमें हम लोग उष्मा को निकालें या वापस से डाल दें, इसका जो तापमान है वो परिवर्तित नहीं होगा। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि ओशियन, समुद्र जो होता है, समुद्र जो होता है उसका एक लेवल निश्चित है। अब समुद्र से चाहे 1 बाल्टी या 1000 बाल्टी पानी निकालो या हजारों गैलन पानी उसमें वापस डाल दो, उसके लेवल में चेंजेस नहीं आएगा। तो उसी तरह का एजम्पशन ये होता है कि इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा, जितने अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करो यस उससे लो या दो। ठीक है, तो वो हीट रिजर्वायर होता है। तो हीट रिजर्वायर दो टाइप का यहाँ पे उपयोग करेंगे, एक सोर्स और दूसरा सिंक। सोर्स और सिंक का बस दोनों में अंतर यही है कि कंपैरेटिवली दोनों का जो तापमान होगा वो अलग अलग होगा।
जो हायर टेम्परेचर पे होगा, जैसे हीट इंजन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जहां से जो हीट इंजन है वो उष्मा लेगी, उष्मा कहाँ से लेगी, तो हायर टेम्परेचर से लेगी और लोअर टेम्परेचर को सिंक कर देगी। तो जहां से लेगा वो सोर्स है और जिसको डंप करेगा वो वाला रिजर्वायर सिंक कहलाता है। ठीक है, इसको दिखाने का तरीका ऐसा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और बीच में HE करके लिखा रहता है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या सिंपल इंजन का E भी लिखा जाता है। तो ये कंप्लीट रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक हीट इंजन को। तो अल्टीमेटली क्या समझ में आ रहा है कि हीट इंजन क्या है, एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, ये हमें कार्य करके देगा, हमसे उष्मा लेगा, बदले में कार्य करके देगा। एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे आपका ऑटोमोबाइल्स, जो भी आपका बाइक है, वो केमिकल फॉर्म में पेट्रोल आप डालते हैं, तो पेट्रोल डालते हैं तो वो केमिकल फॉर्म में एनर्जी रहता है, फिर उसको कंबशन के द्वारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिर उस हीट को सप्लाई किया जाता है इंजन में, और वो इंजन फिर क्या करता है, वर्क करता है, मतलब कि शाफ्ट में वर्क करके देगा, शाफ्ट रोटेट करके देगा, और फिर बचा हुआ जो उष्मा है वो सप्लाई हो जाता है, कहाँ पे, सिंक को सप्लाई हो जाता है। तो ये है हमारा हीट इंजन। अब यहाँ पे देखो, ये जैसे हमारा सिस्टम है, ये हमें हीट सप्लाई कर रहा है, तो वर्क नोटेशन को हम लोग साथ में लेते चलेंगे ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो क्या बोले थे कि जैसे ही कोई सिस्टम अगर वो हीट ले रहा है तो पॉजिटिव होगा, और हीट रिलीज कर रहा है, लॉस हो रहा है उसमें से, इससे निकल रहा है, तो निगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव हीट हुआ, ये निगेटिव हीट हुआ। वर्क के लिए उल्टा होता है, अगर कोई भी सिस्टम है वो वर्क सप्लाई कर रहा है, वर्क जनरेट करके दे रहा है, तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है, अगर हम इसको वर्क सप्लाई करते तो वो निगेटिव लिया जाता। ठीक है, तो ये रहा हीट इंजन के बारे में। आइए देखते हैं कि इसकी दक्षता कैसे निकालते हैं, और ये कार्य जनरेट करते हैं, जो कार्य प्रोड्यूस हो रहा है उसका परिमाण कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये Q अमाउंट ऑफ हीट जो इसको सप्लाई कर रहा है, उसी का ये दो पार्ट है, कुछ पार्ट जो वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है और बचा हुआ पार्ट इधर वापस चला जा रहा है। तो टोटल ये मान के चला जाता है कि हीट कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्व्ड है। तो जो भी हीट भी क्या है, हीट हो या वर्क हो या कार्य, ये सभी क्या है, ये एनर्जी का ही एक रूप है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग वर्क निकालने चाहेंगे, तो जो नेट वर्क होगा, जो वर्क डन होगा, वर्क जो हीट इंजन द्वारा जो प्रोड्यूस करेगा, क्या होगा, ये दोनों का जो हीट में जो डिफरेंस आएगा, मतलब Q1 माइनस Q2, तो ये जो डिफरेंस है, जितना हीट सप्लाई हो रहा है इंजन को और जितना रिलीज हो जा रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही कार्य के रूप में हमें मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द फार्मूला फॉर द वर्क डन बाय हीट इंजन। अब दूसरी, इसका एफिशिएंसी को चेक करने के लिए, थर्मल एफिशिएंसी को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, इसकी दक्षता के लिए दक्षता निकालते हैं, जिसको ईटा से दर्शाया जाता है। तो क्या होता है, किसी भी चीज के एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो यहाँ पे हम लोग हीट के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, तो हम लोग सप्लाई क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, और आउटपुट हमारे लिए क्या है, वर्क डन। तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, वर्क डन, कितना वर्क हमें प्राप्त हो रहा है और बदले में कितना हमें हीट सप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्क आउटपुट या वर्क डन बटे हीट सप्लाई, वर्क डन बटे हीट सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन क्या है, या सिंपल इसको लिखते हैं W बाई Q1 लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। ठीक है, या इसी को और आगे लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से लिखते हैं 1 माइनस Q2 बटे Q1। ये फार्मूला डायरेक्टली यूज होगा आगे चल के। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इसका एक और फार्मूला है जो टेम्परेचर के टर्म में दिया जाता है, हीट का और ये वर्क डन का, एफिशिएंसी और वर्क डन याद रखना है हीट इंजन के लिए। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं।
किसी भी हीट इंजन के लिए क्या क्या चीज है, पहला है आपका वर्क डन। वर्क डन क्या है, हीट सप्लाई माइनस हीट जो रिलीज किया, और दूसरा जो उसका ईटा एफिशिएंसी वो क्या है 1 माइनस Q2 बाई Q1। इसी को जब हीट फार्मूला के से आप पुट करोगे तो फाइनल आपको ये भी मिलता है T2 बाई T1। ये भी फार्मूला उपयोग होता है। ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, तो हमेशा हमेशा के लिए इसको याद रखिए, फार्मूला कॉपी में अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं सेकेंड डिवाइस को। सेकेंड डिवाइस को देखते हैं, तो सेकेंड वाला क्या है, हीट पंप। हीट पंप, ठीक है। अगेन इसका परिभाषा लिखेंगे तो ऐसा ही है कि एक ऐसा उपकरण जो चक्री प्रक्रम पे ऑपरेट होता है, चक्री प्रक्रम पे कार्य करता है। मैंने पहले बता रखा, चाहे हीट इंजन हो, हीट पंप हो, या लास्ट जो पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर, पहला लाइन यही लिखना है कि ये चक्री प्रक्रम पे ऑपरेट होने वाला, चक्री प्रक्रम पे चक्री साइक्लिक प्रोसेस पे कार्य करने वाला उपकरण है, डिवाइस है, ठीक है। और आगे क्या है इसके लिए, तो हीट पंप का कार्य क्या है, तो अगेन इसको दिखाने का तरीका लगभग यही रहता है। ये हो गया दो रिजर्वायर T1 T2, उसमें हम लोग क्लॉकवाइज में इसको जो दिखा रहे थे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको दिखाया था हीट इंजन को, इसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाया जाता है। ये हो गया हीट पंप, ठीक है। यहां से ये उसमें लेगा और ये कार्य सप्लाई करना पड़ेगा और फिर ये रिलीज कर देता है। अब इसका परिभाषा मैं बनाता हूँ। ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अगेन दिस इज ऑपरेटेड बिटवीन टू रिजर्वायर्स, ठीक है। इसका परिभाषा कैसा है कि हीट पंप एक ऐसा उपकरण है जो कि चक्रीय प्रक्रम पे कार्य करता है, जो कम तापमान के वस्तु से उष्मा को निकालकर अधिक तापमान के वस्तु को सप्लाई कर देता है, ठीक है। विच एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम सिंक बोल सकते हैं, जैसे पहले कैसे मतलब लोअर टेम्परेचर बॉडी से हीट को निकाल के फिर ये हाई टेम्परेचर बॉडी में सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये काम करता है कौन सा, हीट पंप। तो हीट पंप के लिए भी अगेन यहाँ पे रिलेशन वैसे ही है, रिलेशनशिप वैसे ही जाएगा जैसे कि कितना कार्य सप्लाई करना पड़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि जनरल टेंडेंसी क्या होता है, जैसे पानी हाई लेवल पे है, लो लेवल पे है, ठीक है। पानी का भी क्या होता है, ये कुछ एनालॉजी जान लीजिए, कुछ एनालॉजी जान लीजिए वो काम आएगा। ये सपोज 2 टंकी है, इसमें पानी यहां तक भरी हुई है, इसमें पानी यहां तक भरी हुई है, ठीक है। अगर ये दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, ये दोनों को आपस में सिंपली कनेक्ट कर दिया जाए, तो आप सभी जानते हैं पास्कल के नियम से कि ये जो पानी है वो इधर सप्लाई होगा, ये होगा अपने आप, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, जस्ट कनेक्ट कर दिए, या वाल्व यहाँ पे होगा, वाल्व को खोल दिए तो ये इधर सप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम अगर यही चीज हीट में भी होता है, तो जैसे पानी है ये अपने आप इधर, लेकिन मुझे उल्टा करना है। सपोज ये पानी जो लो लेवल पे है, जिसका लेवल कम है, उसको मुझे वापस है और इसी में डालना है, मतलब इधर लाना है इस पानी को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे पंप लगाना पड़ेगा। पंप लगाया मतलब क्या, एक्सटर्नल वर्क सप्लाई किया। तो बिना एक्सटर्नल वर्क के ये वाला काम हम लोग नहीं कर सकते। वही चीज यहां हो रहा है, एक गर्म बॉडी है, एक ठंडा बॉडी है, मान के चलो इसका 1000 केल्विन मान लो, इसको 300 केल्विन पे मान लो। अब इन दोनों बॉडी को अगर सिंपली कनेक्ट किए, किसी भी चालक को मैं यहाँ पे रख दूं या दोनों को डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आऊं, तो क्या होगा, जो हीट का सप्लाई होगा इस डायरेक्शन में होगा, हीट का सप्लाई अपने से इस डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये जनरल टेंडेंसी है, ठीक है। करंट फ्लो में भी वैसे करते हैं, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज पे करंट फ्लो होता है। तो ये सारे एनालॉजी एक ही चीज पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें उल्टा करना है, मतलब हीट को लोअर टेम्परेचर बॉडी से अपर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर बॉडी पे ले जाना है। तो ऐसे करने के लिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग पंप लगा के इसको खींचे, उसी तरीके से
ये क्या है, सिंपल वाटर का पंप कर रहा है, वाटर को पंप करके ऊपर डाल रहा है, वैसे यहाँ पे हीट को ये पंप करके यहाँ से यहाँ डाल रहा है। ठीक है, इसके उपयोग के बारे में मैं बताता हूँ आप लोगों को, फिर अच्छे से समझ में आएगा। हीट पंप को हम लोग जनरली थोड़ा समझने में हमें परेशानी इसलिए भी होती है क्योंकि हम लोग एक गर्म प्रदेश के लोग हैं। ठीक है, इधर इंडिया में पूरे उधर कश्मीर नॉर्थ इंडिया को छोड़ दो, कुछ पार्ट को छोड़ दो, तो हीट पंप का उपयोग नहीं होता। लेकिन आप जैसे कश्मीर गए, शिमला मनाली वगैरह गए, या फिर फॉरेन यूरोपियन कंट्री जो ठंड प्रदेश होता है वहां पे हीट पंप का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। जैसे यहाँ के कारों में क्या होता है, एसी लगा होता है, तो वो रेफ्रिजरेटर के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो वहां जो कार उपयोग होगा उसमें उल्टा रहता है, वहां पे हीट पंप लगा रहता है क्योंकि वहां पे गर्मी चाहिए। तो गर्मी चाहिए तो बाहर जो सराउंडिंग है वहां से उष्मा को खींच करके पंप किया जाता है अंदर में, ताकि अंदर में गर्मी बना सके। या फिर घरों में भी आप देखोगे जो ठंड प्रदेश में, जैसे हमारे घरों में इधर गर्म प्रदेश है, इस कारण से हम लोग एसी का उपयोग करते हैं जो कि रेफ्रिजरेटर के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, लेकिन जब ठंड प्रदेश में जाओगे तो वहां पे हीट पंप लगा रहता है, मतलब घर में हीट पंप का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, दोनों का जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो एक ही है, अभी पता चलेगा आप लोगों को, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है। डिजायर्ड इफेक्ट जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर वर्क का फार्मूला वही चाहेगा जो हीट इंजन के लिए था। तो कितना वर्क सप्लाई करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे सॉरी गलती हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये Q2 हीट इसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए W वर्क करना पड़ रहा है। अब ये वर्क भी हम पहले जान चुके हैं कि ये दोनों एनर्जी का ही दो रूप है, और जो वर्क होता है वो हीट के रूप में कंप्लीटली कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये ऊपर वाला जहां पे सप्लाई करना है उसको सप्लाई कर दिया जाएगा। तो वर्क यहाँ पर भी वही है, जिन दोनों का डिफरेंस मतलब कितना सप्लाई कर रहे हैं उधर जा रहा है। तो वर्क का फार्मूला वही है जो हीट इंजन के लिए था। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, इसकी क्षमता, इसकी दक्षता बताने के लिए यहां पे उपयोग किया जाता है सीओपी। सीओपी, ये सीओपी शब्द बार बार आएगा। सीओपी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब किसके लिए कर रहे हैं, तो हीट पंप के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे एचपी लिखना पड़ेगा। तो सीओपी फॉर हीट पंप। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क सप्लाई। ठीक है, सीओपी फॉर एचपी होता है डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा हीट पंप का मतलब क्या है, जो कोई एक पर्टिकुलर स्पेस को गर्म करना। गर्म करने का मतलब क्या है कि वहां पे आप कहीं से हीट को पंप करके वहां पे डालिए, एक्स्ट्रा करिए। ये देखिए, ये हमारा डिजायर्ड इफेक्ट, मतलब ये जगह जहां पे हीट को सप्लाई किया जा रहा है वहां पर तापमान और बढ़ेगा, तो ये हमारा डिजायर्ड इफेक्ट। तो डिजायर्ड इफेक्ट इसके लिए क्या हो जाएगा, Q1। और वर्क सप्लाई क्या है आपका W, या इसको क्या लिख सकते हैं, Q1 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2। ठीक है, दिस इज द COP फॉर HP। ठीक है, तो ये है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सभी के लिए 3 फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हीट पंप है, इसका तीसरा रूप भी मैं यहीं पे बता देता हूं। क्या हीट पंप के लिए अगर वर्क डन है तो सेम है Q1 माइनस Q2। अगर उसको COP है, COP ऑफ HP जो होता है वो Q1 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2 होता है, या इसी को लिख सकते हैं COP ऑफ जो HP होता है वो हायर टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूला अगेन आपको फार्मूला कॉपी में नोट करना है, अपडेट करना है, ये याद होना चाहिए। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं तीसरा उपकरण। तीसरा कौन सा है, रेफ्रिजरेटर।
तीसरा है रेफ्रिजरेटर। ये होता है आपका रेफ्रिजरेटर, कैपिटल आर से दर्शाया जाता है। बनाने का तरीका वही है, दो रिजर्वायर होगा, दो हीट रिजर्वायर होगा। यहाँ पे ये रेफ्रिजरेटर, इसको काउंटर क्लॉकवाइज में दिखाना है। ध्यान रहे ये रेफ्रिजरेटर थे, आर लिख दिए, हीट पंप था तो एचपी लिख दिए, बाकी आप सारे चीज इसका हीट पंप ही रहेगा। सारे चीज जैसे हायर टेम्परेचर T1 है, लोअर टेम्परेचर T2 है, लोअर टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हायर टेम्परेचर को सप्लाई कर रहे हैं, बदले में हमें W वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि लोअर टेम्परेचर से अपर हायर टेम्परेचर में अगर हीट को सप्लाई करोगे तो वर्क करना पड़ेगा। आप देखोगे जो हीट पंप के लिए जो ये डायग्राम मैंने बनाया था वो सेम टू सेम है, कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं। सिर्फ यहाँ पे बीच में आर लिख दिया, वहां पे एचपी लिखा था। ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप जब हीट इंजन बनाते हैं तो ये जो एरो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, बाकी रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों के लिए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों में हमें हीट वर्क सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ये वर्क टेकिंग डिवाइसेस है, वर्क लेता है। अब देखिए इसका डेफिनेशन कैसे निकाल सकते हैं रेफ्रिजरेटर का। तो रेफ्रिजरेटर या प्रशीतक बोलते हैं हिंदी में, प्रशीतक एक ऐसा उपकरण है जो कि चक्रीय प्रक्रम पे कार्य करता है। सभी में वही है पहला लाइन कि ये चक्रीय प्रक्रम पे कार्य करने वाला उपकरण है जिसमें उष्मा को लोअर टेम्परेचर से एक्सट्रैक्ट करके हायर टेम्परेचर में सप्लाई किया जाता है। सेम टू सेम परिभाषा है हीट पंप का रेफ्रिजरेटर में। इसमें भी वही कर रहे हैं कि लोअर टेम्परेचर के बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट करके हायर टेम्परेचर के बॉडी को सप्लाई कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है आइए देखते हैं इसका। इसमें भी सेम वही वर्क डन वही जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन Q1 माइनस Q2 मतलब हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। क्योंकि देखो ये अल्टीमेटली है क्या, ये जो दो तरफ से एनर्जी जा रहा है और एक इधर से निकल रहा है। मतलब अगर सिस्टम को देखोगे तो दो एनर्जी जा रहा है, एक एनर्जी निकल रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन को ये वर्क डन निकला कहां से? यही एनर्जी कंजर्वेशन से निकला। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब क्या? जो भी सप्लाई हो रहा है, कौन कौन सा सप्लाई हो रहा है? तो W प्लस Q2 सप्लाई हो रहा है और वहां से जो निकल रहा है वो क्या है? Q1। ठीक है, अब इसको मैं इधर पक्षांतर कर दूं तो वही आएगा Q1 माइनस Q2, तो ये यहीं से आएगा। ठीक है, मतलब टोटल एनर्जी इनटेक इक्वल टू एनर्जी आउटवर्ड। ठीक है, तो जो एनर्जी बाहर जाएगा, बाहर फ्लो आउटफ्लो होगा, इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो, एनर्जी इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो। एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग ये मान के चलते हैं कि एनर्जी का लॉस कहीं पे नहीं हो रहा है, तो ये होगा। और ये आइडियल केस है, अब इसको लेके चलते हैं। तो अभी तक तो कोई डिफरेंस नहीं आया है क्योंकि हीट पंप में भी हम लोग यहाँ तक वर्क डन सेम टू सेम निकाले थे। वैसे वर्क डन का जहां पर मामला है तो तीनों में सेम है, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में। लेकिन रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में तो कोई फर्क ही नहीं है क्योंकि दोनों में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम को वर्क सप्लाई करोगे तो क्या होता है? वो निगेटिव होता है। ठीक है, सिस्टम को हीट सप्लाई हो रहा है तो वो पॉजिटिव होता है और सिस्टम को से हीट लॉस हो रहा है तो वो निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये जो साइन कन्वेंशन है वो सब भी हमें लेते चलना है। अब फिर से बात करते हैं इसकी दक्षता की। तो इसकी भी दक्षता COP से दिखाया जाता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पे लिख दिया जाता है रेफ्रिजरेटर के लिए है तो R रेफ्रिजरेटर। ठीक है, यहाँ पर भी डेफिनेशन वही है कि डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क सप्लाई। डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क सप्लाई, वहां पर भी हम लोग ये किए थे, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क सप्लाई। फर्क क्या है? तो देखिए हीट पंप के लिए हम लोग देख रहे थे हमारा डिजायर्ड इफेक्ट ये था, जो गर्म मतलब कि जो हाई टेम्परेचर बॉडी लोअर टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट करके हाई टेम्परेचर पे डाल रहे थे, तो वो जो जगह है जिसमें हम लोग हीट सप्लाई कर रहे थे, जहां पर का टेम्परेचर को और इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, अल्टीमेटली मतलब हीट को सप्लाई जहां पे कर रहे हैं, तो वो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट। यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? प्रशीतक में क्या होता है कि प्रशीतक या रेफ्रिजरेटर एक ऐसे जगह है
या एक ऐसा पार्ट होता है जहां से हीट को एक्सट्रैक्ट करके वहां पर के तापमान को बाकी इन्वायरमेंट, बाकी सराउंडिंग के तापमान से और कम किया जाता है। आपके रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या है कि पूरे सिस्टम और सराउंडिंग दो भागों में बांटो, तो वो सिस्टम वो जगह जहां से हीट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, हीट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वहां पर के तापमान को और डाउन कर दिया जाता है। कहां से, कंपेरिजन टू ये जो बाहर का पार्ट है उससे उसके तापमान को कम कर दिया जाता है। तो प्रशीतक वही है, ठीक है। आपका रेफ्रिजरेटर में भी यही होता है, आप देखेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट क्या आ गया, डिजायर्ड इफेक्ट मतलब कितना ज्यादा ये Q2 खींचेगा, कितना ज्यादा Q2 यहाँ से निकालेगा उतना ज्यादा ठंडा होगा। हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो T2 वाला जो सिस्टम है वो ठंडा हो। तो यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट क्या आ जाएगा, Q2। नीचे बॉक्स सप्लाई सेम टू सेम, पहले तो W को लिख लेते हैं, फिर बॉक्स सप्लाई लिखोगे तो क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2, ठीक है। या COP और R को ये भी लिखते हैं T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, ये दोनों फार्मूला और इसको करके 3, एक और ये 2 और ये 3, तीनों में 3 फार्मूला हम लोग जनरेट किए, वो आपको याद होना चाहिए, उसके बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। अब आइए रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में संबंध देखते हैं, उसको भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। लास्ट पार्ट है रिलेशनशिप बिटवीन हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी जो करने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। तो दोनों के COP में रिलेशनशिप बताने के लिए आता है, रिलेशनशिप बिटवीन द COP ऑफ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर लिख देता और ज्यादा अच्छा है। बिटवीन द COP ऑफ, दोनों के COP में COP ऑफ HP एंड रेफ्रिजरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को आता है। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको जानना है पहले एक सिंपल जो डायग्राम बनाते हुए कि क्या है, एक सोर्स सिंक T1 T2 चक्रीय प्रक्रम में ऑपरेट होगा, ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है। अब नाम इसमें HP भी हो सकता है और रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, क्योंकि इसका बाकी सब डायग्राम वही बनता है, ये देख चुके हो आप। ये Q2 एक्सट्रैक्ट करता है, बदले में वर्क सप्लाई करना पड़ता है और Q1 इधर जाता है, दो एनर्जी आ रहा है, एक एनर्जी ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब क्या, वी नो दैट COP ऑफ R इक्वल टू क्या था, COP ऑफ R इक्वल टू था आपका Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2, ठीक है। ये था, ये डिजायर्ड इफेक्ट इसका Q2 था और नीचे में W नेट, ठीक है। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब बाई एडिंग +1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, दोनों साइड में एक एक ऐड कर देने पर, +1 ऐड कर देते हैं दोनों साइड में, इसका हो जाएगा COP R +1 इक्वल टू इसका हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2 +1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं RHS को, ठीक, क्या आ जाएगा Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो Q2 से Q2 कट जाएगा और ये है आपका W, ये क्या आ गया आपको, हमारा ये बन गया Q1 डिवाइडेड बाई W, और यही क्या है COP ऑफ HP। कहने का मतलब क्या है, ये COP ऑफ जो R होता है उससे एक ज्यादा होता है
COP ऑफ हीट पंप। तो हीट पंप का जो परफॉर्मेंस होता है एक ही चीज। अगर सेम डिवाइस को आप हीट पंप के रूप में देखिए, इसका बनावट और प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एक ही है। साइक्लिक प्रक्रम में काम कर रहा है, लोअर टेम्परेचर हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वर्क सप्लाई करना पड़ रहा है और हीट को फिर वो रिजेक्ट कर रहा है। दोनों का प्रिंसिपल वाइज एक ही चीज है। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का अगर जो उसके पार्ट्स को देखोगे, सारे चीज को देखोगे, तो कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसमें भी जो पार्ट्स रहेगा ये रहेगा, बट आपका डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? अगर उसको हम उपयोग कर रहे हैं एज अ रेफ्रिजरेटर या फिर एज अ हीट पंप, तो ये हमें पता चलेगा कि एज अ रेफ्रिजरेटर जो उसका काम होगा हीट पंप के रूप में कम इफेक्ट, कम सीओपी देगा। कहने का मतलब सपोज इसका सीओपी रेफ्रिजरेटर से कोई 4 आएगा तो हीट पंप का सीओपी 5 आएगा। मतलब सीओपी जितना अच्छा उतनी अच्छी बात है, मतलब उसका परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होगा। तो हीट पंप का जो परफॉर्मेंस होगा हमेशा हायर होगा रेफ्रिजरेटर के परफॉर्मेंस से। ठीक है, तो इस डिवाइस को एज अ हीट पंप उपयोग करना ज्यादा अच्छा है ना कि रेफ्रिजरेटर। बट ये डिपेंड करता है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। जहाँ पे हमें उपयोग ही नहीं करना हीट पंप का, तो अब हमारे घर में तो रेफ्रिजरेटर की जरूरत है, तो उसको हम लोग हीट पंप का उपयोग थोड़ी कर सकते हैं, गर्म प्रदेश वाले लोग हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए। ठीक है, थैंक यू।